हेलो स्टूडेंट। चैप्टर 5 साझेदार का निवृत्ति। मैं आपकी टीचर योगी स्नेहलता। साझेदार की निवृत्ति। हमने साझेदार का प्रवेश देखा था कि नई साझेदारी जब हम पेड़ी में कई कारण से, बहुत सारे कारण हैं कि जब हमें पैसे की आवश्यकता हो या कोई साझेदार काम ना कर रहा हो तो हम नए साझेदारी का प्रवेश करते हैं। अब साझेदार निवृत्त होता है तो उनके कारण क्या है, किन संजोगों में होता है, क्योंकि साझेदार जब निवृत्त होता है तो पेड़ी के लाभ हानि के अनुपात में परिवर्तन आता है। साझेदारी जो अधिनियम है, एक्ट है 1932 के अनुसार साझेदार के कारण क्या क्या हैं वो सब हम इस चैप्टर में देखते हैं। सबसे पहले हम रीड करते हैं। साझेदार निवृत्त होना अर्थात पेड़ी के साझेदारी के रूप में अलग होना। 1932 के भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार पेड़ी में से कोई साझेदार किसी भी कारण से पेड़ी में से अलग हो या किसी साझेदार की मृत्यु हो तो साझेदारी का अंत आता है, परंतु पेड़ी का विसर्जन नहीं होता है। पेड़ी बिल्कुल बंद नहीं होगी। साझेदारी जो उनकी पार्टनरशिप है वो टूटती है, ना कि आपका पेड़ी का विसर्जन होता है। शेष चालू रखने के लिए साझेदारी पेड़ी अपना धंधा चालू रख सकते हैं। जितने बाकी के जो साझेदार हैं वो बचे हुए साझेदार अपना धंधा वापस से जैसा है वैसा, लाभ हानि का नया अनुपात भी हो जाएगा, क्योंकि जो निकल जाएगा उसका जो हिस्सा होगा वो बाकी के साझेदार अपने आपस में बांट लेंगे और उसके जो भी परिस्थितियाँ आ रही हैं उनमें नया साझेदार की रचना होगी, यानी कि पुनर्रचना होगी। अब साझेदारी या साझेदार की निवृत्ति के संजोग कौन कौन से हैं। साझेदार निवृत्त होता है तो उसके दो कारण, एक भारतीय साझेदार अधिनियम के अनुसार और दूसरा संजोगों में, मतलब जो भी निजी कारण हो या स्वैच्छिक, तो उसके कारण। तो सबसे पहले भारतीय साझेदार अधिनियम के अनुसार, भारतीय साझेदार के अधिनियम के अनुसार पहला कि सर्वसम्मति से, यानी कि सभी साझेदारों के सहमति से कोई भी एक साझेदार निकल जाए अब उस पेड़ी में से, या नोटिस के द्वारा लिखित नोटिस देकर पेड़ी में से अलग होने का अधिकार रखता हो, या निश्चित समय के लिए आया हो, करार में पहले से ही कुछ शर्तों में ही वो जब करार किया गया हो तभी उसने शर्त रख दी कि निश्चित समय के बाद मैं पेड़ी में से निकल जाऊंगा, या फिर साझेदार दिवालियापन, कोई भी साझेदार दिवालिया घोषित हो जाए और दिवालिया की तारीख से उसकी साझेदारी का अंत हो जाता है, या फिर साझेदार का मृत्यु हो जाए। साझेदार का मृत्यु हो जाए तो भी साझेदारी का अंत हो जाएगा, या अन्य साझेदारों द्वारा मुक्ति किया जाए, यानी कि साझेदारी करार में प्रावधान है कि के अधीन किसी चालू साझेदार को अन्य साझेदार के करार के प्रावधान से मुक्त किया जाता है। ये है भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार। अब स्वैच्छिक निजी कारणों से साझेदार खुद अपनी मर्जी से कि उसे अब आने वाले समय में पेड़ी को समय में नहीं दे पा रहा है, या उसे कार्य नहीं करना है, या वो मानसिक तौर पे अपने कार्य नहीं करना चाहता है, तो वो स्वैच्छिक रूप से उस साझेदारी से निकल सकता है या निवृत्ति ले सकता है। जैसे यहाँ पे है, कोई भी साझेदार अपनी निजी निवृत्ति होने का निर्णय कर सकता है। सक्रिय साझेदार सार्वजनिक नोटिस द्वारा निवृत्ति का घोषणा करना अनिवार्य है, यानी कि वो सार्वजनिक तौर पे घोषित करेगा कि ये साझेदार निकल रहा है, नहीं तो निवृत्ति के बाद प्रवृत्ति द्वारा उपस्थित होने वाली त्राहित पक्ष के प्रति जिम्मेदारी के लिए वह जिम्मेदार बनता है। अगर वो घोषित नहीं करता है तो आने वाले समय में वो उस कार्य के लिए, यानी पेड़ी में आने वाली जिम्मेदारियों के लिए वो जिम्मेदार
बना रहेगा। अगर वो घोषित कर देता है कि यस, मैं अब आने वाले समय से इस साझेदारी पेढ़ी का सदस्य या पार्टनरशिप से मैं निकल रहा हूँ, लेकिन उसे सामाजिक तौर पे उसे जाहिर करना पड़ेगा। दैट मीन्स न्यूज़पेपर में या लिखित तौर पे उसे देना पड़ता है कि हाँ, मैं अब इसमें आने वाले समय से काम नहीं करूँगा। अगर नहीं करता है तो वो उसके लिए जिम्मेदार रहता है। और दूसरी, जब हम साझेदारी निवृत्ति होती है, जैसे जब कोई साझेदारों में से साझेदार का निवृत्त हो या मृत्यु हो जाए, तो शेष साझेदारों की पीढ़ी धंधा चालू रखे तो निवृत्ति की तारीख से हिसाबी बाबतों में किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है वो नीचे हैं। जैसे पहला है, लाभ हानि के नए प्रमाण की और चालू रहने वाले साझेदारों को मिलने वाले लाभ की गणना की जाती है। नया लाभ हानि का प्रमाण ढूंढा जाएगा और लाभ किसको कितना मिलेगा वो निश्चित किया जाता है। ख्याति की रकम निश्चित की जाती है, हिसाबी रकम निश्चित की जाती है, उस पर असर आएगा। फिर संपत्तियों का पुनः मूल्यांकन होगा, दायित्व का पुनः मूल्यांकन होगा। एकत्रित की हुई जो अनामतें हैं, लाभ हानि बाकी है, उसको क्योंकि लाभ होगा तो लाभ के अनुसार उसमें बंटवारा किया जाएगा। निवृत्त होने वाले या मृत्यु पाने वाले साझेदार को भुगतान पात्र रकम निश्चित की जाएगी, क्योंकि उसके हिस्से में आने वाली रकम भुगतान पात्र वो निश्चित की जाएगी। निवृत्त होने वाले या मृत्यु पाने वाले साझेदार की निकलती रकम कितनी है उसका भुगतान किया जाएगा। तो इन सभी बातों का हिसाबी असर दिया जाता है, जो महत्व की हिसाबी बातें हैं। जब हम लाभ हानि की गणना करते हैं तो नया भाग इज इक्वल टू पुराना भाग प्लस लाभ, और लाभ इज इक्वल टू क्या होगा, नया भाग माइनस पुराना भाग। तो ये हम लाभ की गणना और लाभ हानि की गणना के लिए सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे एक साझेदार के निवृत्त होने के कारण लाभ का शेष चालू रहने वाले साझेदारों के बीच में बांट दिया जाता है, अर्थात उनका लाभ होता है, इसलिए बाकी साझेदारों के लाभ हानि का नए प्रमाण निश्चित करना जरूरी बनता है। चालू रहने वाले साझेदारों के पुराने भाग में उनको मिलने वाला लाभ जोड़ने पर नया भाग मिल जाता है, जिसको हम यहाँ पे कहते हैं नया भाग इज इक्वल टू पुराना भाग प्लस लाभ, लाभ इज इक्वल टू नया भाग माइनस पुराना भाग। जब लाभ हानि के नए प्रमाण की गणना की जाती तो किन संजोगों में, नीचे दिए गए हैं। पहला है, जब लाभ हानि का प्रमाण है या लाभ दिया हो। पहला, जब लाभ हानि का प्रमाण या लाभ का भाग दिया हो ना हो, अर्थात पुराना प्रमाण चालू रखना जाए तब। दूसरा, जब चालू रहने वाले साझेदारों को होने वाला लाभ दिया हो या लाभ का प्रमाण दिया हो, या जब लाभ हानि का पुराना और नया प्रमाण दिया हो। इन चारों संजोगों में लाभ हानि के नए प्रमाण और लाभ का गणना की जाती है, जो हम शॉर्ट क्वेश्चन जब करेंगे स्टूडेंट्स तब हमको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे ये कंप्लीट होता है थ्योरी। थैंक यू।